Very good evening to all of you. In last video lectures, we had discussed about terms business, capital and assets. Business means an economic activity carried on with intention of earning profit. तो अब हम उसी बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अपने फर्दर वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ा रहे हैं. हाउ अ बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट, what are its assets, what are its liabilities, and as I told in my very first lecture, this is a very practical subject and you need not to worry at all कि यार ये नया सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. All the terms and all the activity of business, you are very well aware of it. Be confident about me and about yourself as well कि हम इसको बहुत रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने और समझने वाले हैं. Now come to our point, expenses. समझना, expenses, this word is very common in your house as well. So many times you have heard saying your parents कि इस मंथ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इस मंथ बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो गया, वी हैव टू पे द रेंट ऑफ आवर शॉप. ठीक है, बच्चों के कुछ एक्सपेंसेस आर देयर. तो द टर्म दैट एक्सपेंसेस you have heard, but in business world it is some broader and in some different way needs to be explained. तो expenses for a shop, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गुड्स आर दोज प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड बिफोर सेल ऑफ गुड्स a business has to either manufacture or purchase the goods. तो वहीं से अपना एक्सपेंस स्टार्ट हो गया. समझना, आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है, आपने कैपिटल अरेंज कर ली, आपने जिस सामान या जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है वो आपने डिसाइड कर लिया. फॉर एग्जाम्पल आपको फर्नीचर शॉप खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप ओपन करनी है. तो कैपिटल के पैसे आने के बाद आपको सबसे पहले उस गुड्स या सामान को आइदर मैन्युफैक्चर करना होगा या परचेज करना होगा. तो फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ बिजनेस इज परचेज ऑफ आइदर रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ योर बिजनेस जो आपने डिसाइड किया है. अब आपने गुड्स खरीद लिया, अब आपको उस गुड्स को अपनी शॉप या गोडाउन तक लाना है. यू नीड टू टेक द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड यू हैव टू पे फॉर इट डेफिनेटली. तो ये दूसरा खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. अब गुड्स आया, नाउ यू हैव टू अरेंज इट इन योर शॉप और गोडाउन. अब यहां से एक नए कैटेगरी के एक्सपेंस की लिस्ट शुरू हो जाएगी. सपोज यू डोंट ओन अ शॉप, आपकी खुद की बिल्डिंग नहीं है एंड यू हैव अरेंज्ड अ शॉप ऑन रेंट टू रन योर बिजनेस, तो आपको मंथली रेंट पे करना पड़ेगा. अब जैसी गुड्स आपकी शॉप में आया, यू विल हैव टू अनलोड इट, अरेंज इट इन योर शॉप, यू हैव टू पे लेबर एज वेजेस. फिर शॉप के खर्चे शुरू हो गए, यू हैव टू पे मंथली रेंट. शॉप है, एस्टैब्लिशमेंट है, यू मस्ट नीड इलेक्ट्रिसिटी पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी देयर. फॉर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू विल यूज मोबाइल और लैंडलाइन फोन, वॉट एवर, यू हैव टू पे फॉर देम. ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, यू मस्ट नीड सम ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यू हैव टू पे मंथली ऑन देम. यू नीड सम असिस्टेंट्स हेल्प, यू हैव टू पे सैलरी टू हिम. आपकी शॉप में कुछ स्टेशनरी के आइटम्स लगेंगे, बिल बुक लगेगी, ठीक है, अकाउंट्स की बुक्स खरीदनी पड़ेगी, नीड द एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. कंपटीशन का वर्ल्ड है, आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने लिटिल बिट थोड़ा ना कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा. ये दूसरा एक्सपेंस हो गया. अब सोचो कैसे हम उसकी डेफिनेशन से ना शुरू करके सर ने आपको उसके एग्जाम्पल से समझाना शुरू किया कि परचेज ऑफ गुड्स की,
फिर उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके अपनी शॉप तक लाए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। फिर हमने लेबर को वेजेस पे करके उस गुड्स को अपनी शॉप में अरेंज कर लिया। फिर यहां से एक नए टाइप के एक्सपेंस की सीरीज शुरू हो गई, मेंटेनेंस ऑफ शॉप एंड योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, मंथली रेंट यू हैव टू पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी देयर, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, ब्रॉडबैंड एक्सपेंस मंथली बेसिस पे, आपके एम्प्लॉइज की सैलरी यू हैव टू पे ऑन मंथली बेसिस, सोचते जाना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सम लिटिल बिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। और इसमें से आप खुद बोलो कि सर हमको तो सब पता है, आई नो फॉर लास्ट 20 years आई एम टेकिंग द क्लासेस एंड जैसी मैं लिस्ट बोलता हूं ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू रेज हैंड, हाँ सर ये सब हमको पता है। अच्छा यही एक्सपेंस है क्या? यस, दिस आर एक्सपेंसेस। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस। बिजनेस या एनी फर्म और एनी इंटरप्राइजेस हैव टू यूज goods and services to run business, and payment for these goods and services are called expenses. सोच, आपने जो सामान खरीदा, आपने जो ट्रांसपोर्टर की हेल्प ली, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूज किया, आपने जो अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट की हेल्प ली, उनको आप जो पे कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंस। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये कॉस्ट वर्ड भी बचपन से क्वेश्चन बनाते आ रहे हो, एक शॉपकीपर ने 100 रुपए की कॉस्ट का सामान खरीदा और 120 रुपीज में सेल किया, तो एक्सपेंस इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉस्ट। ठीक, फिर एक्सपेंसेस आर वॉलेंटरली इंकर्ड। अब यहां वॉलेंटरली मतलब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बिजनेस। यस, बिजनेस कमाना है और बिजनेस रन करना है एज वेल एज प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको 1 रुपए भी एक्सपेंस या खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि उस एक्सपेंस से मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोच लेना। आपके पास यदि कम सामान रखने की जगह है तो आप छोटी शॉप किराए पे लो, रेंट कम लगेगा। आप शॉप बहुत बड़ी किराए पे ले लिए, उतना गुड्स ही नहीं है, उतनी रेंज ही नहीं है, क्योंकि उतनी कैपिटल नहीं थी हमारे पास, हम छोटी कैपिटल से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो छोटी शॉप किराए पे ले, रेंट कम लगेगा। सोचो, यदि असिस्टेंट एक ही की जरूरत है तो पूरी फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एट लास्ट यदि आप एक्सपेंस बिना सोचे समझे खर्च करते गए तो एट लास्ट यू विल रिजल्ट इन लॉस, यू विल नॉट इन पोजीशन टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस। तो एक्सपेंसेस आर इंकर्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको एक्सपेंस करने हैं, बिना सोचे समझे अनाप शनाप खर्च नहीं करना है, नहीं तो एट लास्ट प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट, यदि बिजनेस आप लोकल लेवल पे कर रहे हो तो चूज एडवर्टाइजमेंट मीन्स ऑफ दोस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच आर बीइंग इन योर लोकल एक्टिविटी, लोकल एरिया में जो ऐड करेंगे। डोंट गो फॉर एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, सो ऑन। The expenses must be incurred before calculating the benefit that we can gain from it. Without need, we should not pay, we should not incur expenses. जो अपन हिंदी में बोलते हैं खर्च हो गया, उसको अकाउंटिंग में बोला जाता है एक्सपेंसेस आर इंकर्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लो, दैट इज डिस्प्लेड इन योर स्क्रीन। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स, परचेज ऑफ गुड्स मैंने बताया, फिर वेजेस जो लेबर को पे करना है, कैरियज या फ्रेट, दिस आर नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। जो हम ट्रांसपोर्टर को गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पेमेंट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कैरियज या फ्रेट। ठीक, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैंक चार्जेस। हमने यदि बैंक से लोन लिया है तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन देम, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन। ठीक है, और जो एसेट्स हम यूज करते हैं धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दैट इज नॉट एन लॉस, दैट इज एन एक्सपेंस।
आपने मशीन को यूज किया प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने, तब वो धीरे धीरे कम होने लगी उसकी वैल्यू, तो उस अमाउंट को लॉस नहीं, उस डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में और डील करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंसेस आर इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, मींस एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, you have to pay them on regular basis, on regular time interval। सोचो, यदि आपने शॉप रेंट पे ली तो अपने इंडिया में सिस्टम चलता है, we have to pay rent on monthly basis, हर मंथ you have to pay rent। सिमिलरली सैलरी आपके एम्प्लॉय को on monthly basis you have to pay। just opposite to assets। सोचना, अब जब हम परचेज ऑफ गुड्स करने जाएंगे then also we have to pay in cash, और जब हम एसेट्स बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदने जाएंगे then also we have to pay them in cash। मतलब expenses are also paid in cash, and if we are acquiring the assets then also we have to pay in cash। बट दोनों में अंतर है, एक्सपेंसेस रिकरिंग है, बार बार होंगे, सेम हेड ऑफ एक्सपेंस, यू हैव टू पे देम ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल्स। सोचना, आपको रेगुलर टाइम इंटरवल्स में पेमेंट करना है। बट एक बार आपने अपने फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, तो हर महीने क्या, हर साल क्या, 10 साल आप उसको उस चीज को दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। पहला अंतर, मतलब expenses are to be paid on regular basis, या they will be incurred on regular basis, whereas expense on acquiring the assets, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। फिर दूसरा, एसेट्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। यस, जैसे मान लो आपका रेस्टोरेंट है, आपने पहले 10 टेबल चेयर के अरेंजमेंट से अपना रेस्टोरेंट शुरू किया, धीरे धीरे आपका रेस्टोरेंट चलने लगा, आप देख रहे हो कि कस्टमर आते हैं, वेट नहीं करते और चले जाते हैं, तो आपने तुरंत 2-4 और टेबल चेयर का अरेंजमेंट बढ़ा दिया, तो वो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स हो गई, इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग। अब मान लो उन्हीं 10 टेबल चेयर में से एक हाथ टेबल में कुछ डैमेज हो गया, चेयर टूट गई या टेबल टूट गया, अब लोग उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, कस्टमर बैठ नहीं पा रहे हैं, आपने उसको रिपेयर करवा लिया कारपेंटर को बुलवा के। अब ये रिपेयरिंग आपका एक्सपेंस हो गया। तो एसेट्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, वेयर एज एक्सपेंसेस मेंटेन्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। और एसेट्स आर नॉट परचेज्ड और एक्वायर्ड ऑन रेगुलर, मतलब बार बार उसी एसेट्स को हम नहीं खरीदते, रिकरिंग नेचर नहीं होता, जबकि एक्सपेंसेस का नेचर रिकरिंग होता है। ठीक है, तो ये सर एक्सपेंस के साथ एसेट्स क्यों ले आए, टू डिस्टिंग्विश दैट टर्म्स, कि एक्सपेंसेस से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहती है, वेयर एज एसेट से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक्सपेंसेस आर इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस होते हैं, जबकि एसेट्स, एक बार जो एसेट्स हमने परचेज कर ली, सेम एसेट्स हम दोबारा कंटिन्यूटी में खरीदते नहीं चाहते, ये समझना, जरूरत नहीं होती उनको दोबारा सेम खरीदने की, जबकि एक्सपेंसेस हमको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। तो एक्सपेंसेस आर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज which are incurred on regular basis, they are recurring in nature, and expenses maintains the profit earning capacity of the business। ठीक, अब सोचना, बिजनेस भी हमने शुरू कर लिया, गुड्स भी डिसाइड कर लिया और परचेज ऑफ गुड्स भी कर लिए, तो भैया अब कमाने का भी सोचना है, क्योंकि मेन मोटिव ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट कहां से होगा, तो प्रॉफिट बाद में होगा, पहले रेवेन्यू आनी शुरू होगी। अब ये रेवेन्यू क्या बला हो गई, तो बहुत ध्यान से समझना, रेवेन्यू मतलब एक शॉपकीपर ने
एक सामान 500 रुपीज में सेल किया, ठीक है। तो ये 500 रुपीज में सेल ऑफ गुड्स करने से जो उसके पास 500 रुपीज आए, ये उसके लिए रेवेन्यू हो गया, ठीक। आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिस्टिंक्शन रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। रेवेन्यू मींस अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब गुड्स की सेल प्राइस, जितने में उस बिजनेस ने या शॉप ने उस सामान को बेचा, दैट अमाउंट ऑफ सेल प्राइस इज रेवेन्यू फॉर इट। और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, डॉक्टर साहब के पास गए, 500 रुपए फीस दिए, अपने दिमाग में चलता है 20 पेशेंट वेटिंग में है, 500 इंटू 20, आज तो डॉक्टर साहब इतना कमा लिए। गलत। वो डॉक्टर साहब की प्रॉफिट या कमाई नहीं है, वो उनकी रेवेन्यू है। अभी इस रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस घटाने बचे हैं, तब निकलेगा प्रॉफिट। सोचो, अब अपने शॉपकीपर के पास हो जिसने 500 में गुड्स बेचा, ठीक है। अब उसको, उस गुड्स को आइदर उसने परचेज किया होगा या मैन्युफैक्चर किया होगा, तो उसकी कॉस्ट लगी होगी। तो उस रेवेन्यू में से पूरे एक्सपेंस की लिस्ट को माइनस करते जाना, तब आएगा प्रॉफिट। सोचो, ठीक है। तो प्रॉफिट अलग चीज है, रेवेन्यू अलग चीज है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेवेन्यू। कम टू स्लाइड। रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स, ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब जो ग्रॉस पैसा जेब में आ रहा है वो, नेट नहीं। ग्रॉस रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग सर्विसेज, द जनरेट, ठीक है, इज रेवेन्यू। द प्रोसेस जनरेटिंग रेवेन्यू इज रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट इज ऑन इंकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। वही जो एक्सपेंस की कहानी है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जहां आया, मतलब रेगुलरिटी जरूरी है, मतलब नेचुरल वे में, मतलब बिजनेस के रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन में आपको रेवेन्यू अर्न करनी है, ठीक है। द टर्म रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब पुरानी एसेट्स बेचोगे तो भी पैसा आएगा, बट वो रेवेन्यू नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो रूटीन नेचर पे नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। एज वेल एज जब आप लोन लोगे, किसी से बोरो करोगे, तो भी आपके पास कैश आएगी, लेकिन वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, वो रेवेन्यू नहीं होगा। सोच लेना। तो हर आने वाला पैसा रेवेन्यू नहीं होता। जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारे पास पैसे आए, वो रेवेन्यू है। पुरानी एसेट्स को बेचने से जो पैसे आए वो रेवेन्यू नहीं है, लोन लेने से जो पैसे आए वो रेवेन्यू नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या आपके पास कुछ जमा पैसे हैं, उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उससे आपको इंटरेस्ट मिलने लगा, यस, वो रेवेन्यू है। या आपने अपनी कोई शॉप किराए पे दे दी, आपको रेंट रिसीव होने लगा, वो रेवेन्यू है। आपने एजेंट बनके किसी कंपनी का गुड सेल कर दिया और आपको उस कंपनी से कमीशन मिल गया, वो रेवेन्यू है। सोचो, ठीक है। तो एग्जाम्पल, सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब आने वाला पैसा, सेल प्रोसीड का पैसा, फी रिसीव्ड का अमाउंट, कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू है। लेकिन इसके ऊपर वाली लाइन, द टर्म रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड बोरोइंग्स ऑफ लोन, ये रेवेन्यू नहीं है भाई, ठीक है। तो अब अपन रेवेन्यू भी पढ़ लिए और एक्सपेंस भी पढ़ लिए, मतलब अपन प्रॉफिट भी समझ गए। अब आते हैं अपन प्रॉफिट या लॉस की टर्म में, ठीक है। तो ये रेवेन्यू है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल।
नाउ कम टू पॉइंट प्रॉफिट. The difference between revenue and expense is profit. Profit is excess of revenue or cost या expense. और प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी और लॉस होगा तो आपकी कैपिटल कम होती जाएगी. तो भैया साल भर में जितने की गुड्स बेचे सेल्स वो रेवेन्यू, और उसमें से साल भर के सारे एक्सपेंस की लिस्ट हटा दो, और यदि रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंस यानी कॉस्ट का टोटल कम तो डिफरेंस इज पॉजिटिव प्रॉफिट. और यदि उल्टा हो गया, रेवेन्यू का टोटल कम और एक्सपेंस का टोटल ज्यादा, मतलब अनफॉर्चुनेटली आप लॉस में फंस गए. तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज प्रॉफिट. प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट या एक्सपेंस, एंड प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल. कैपिटल बढ़ाता है आपका प्रॉफिट. चलो लॉस. लॉस उल्टा. लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस या कॉस्ट ओवर इट्स रेवेन्यू. इट डिक्रीजेस द कैपिटल. लॉस बोलते हैं बिजनेसमैन, भैया लॉस हो रहा है, जैसे भी लॉकडाउन में सुन रहे हो, घर से बैठ के खा रहे हैं, मतलब कैपिटल खा रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं बट खर्च होते जा रहे हैं. ठीक है. तो जब आपके रेवेन्यू का टोटल कम और एक्सपेंस का टोटल ज्यादा हो जाए, मतलब इट्स अ पोजीशन ऑफ लॉस. It is broader term and also includes the loss like loss due to fire, theft, accidents, natural disasters. So the term loss includes the loss due to या arising event of non-recurring nature also. Non-recurring nature loss. नॉन रिकरिंग नेचर के लॉसेस भी इस टर्म ऑफ लॉस में इंक्लूड होते हैं. नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, जैसे लॉस बाय फायर. अब कभी कभी तुम न्यूज सुनते हो या अपने आस पड़ोस में या सोसाइटी में सुनते हो कि अनफॉर्चुनेटली किसी मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में आग लग गई, या किसी मिस्टर एक्स या वाई की शॉप में चोरी हो गई, या नेचुरल डिजास्टर्स कई बार होते हैं कई स्टेट्स में, तो वहां के बिजनेसमैन को लॉस हो जाता है. तो वो भी इस लॉस की टर्म में इंक्लूडेड है. तो एक तो सिंपल कि भाई बिजनेस प्लानिंग गलती हो गई, या उस समय जिस साल की अपन बात कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम थी, सेल्स कम हुई, लेकिन एक्सपेंसेस तो मंथली देने ही पड़े, रेंट देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल होंगे ही होंगे, एम्प्लॉय हैं तो सैलरी देना ही पड़ेगा, चाहे एक्टिविटी लेवल ऑफ बिजनेस ज़्यादा हो चाहे एक्टिविटी लेवल ऑफ बिजनेस. तो इसीलिए मैंने एक्सपेंस के ही समय समझा दिया था कि एक्सपेंस करने से पहले ये हिसाब लगा लेना कि उससे मिलने वाला बेनिफिट हो तो एक्सपेंस करना, नहीं तो लास्ट में पता चलेगा कि भैया रेवेन्यू तो कम हो गई और एक्सपेंसेस भी हैव इनकर्ड मोर देन रेवेन्यू, तो हम लॉस में फंस गए. ऐसा ना. एक हुआ लॉस का पार्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस या कॉस्ट ओवर रेवेन्यू इज लॉस, और दूसरा इट इंक्लूड्स द नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ लॉसेस एज वेल लाइक लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है. अब एसेट्स का जैसे अपन पढ़े, एक्सपेंस का अपोजिट रेवेन्यू, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, तो वैसी एसेट्स के अगेंस्ट में या एक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स की, दैट इज अबाउट लाइबिलिटीज. अब लाइबिलिटी इन सोशल कमिटमेंट नहीं. ठीक है. जैसे कई बार पेरेंट्स गुस्से से बोलते हैं यार हमारी तो लाइबिलिटी है, हम तो अपनी पूरी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तुम ढंग से पढ़ लिख लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो. वो इन फाइनेंशियल टर्म liabilities are financial burdens, obligations to be paid in future. ठीक है. अब स्लाइड पे ध्यान दो. liabilities are obligations to be paid in future. Liabilities are obligations to be paid by the firm in future in form of money. In accounting, the term liabilities means the external liability. अब ये नेक्स्ट अपन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल, बट राइट नाउ यू मस्ट नो इट डिस्कस्ड ओनली बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी. द टर्म लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड कैपिटल. ये भी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा
कैपिटल, जिस दिन मैंने समझाया था इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर कि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है, यू नीड सम मनी एंड दैट मनी यू हैव टू अरेंज फ्रॉम योर ओन रिसोर्सेज इज कैपिटल। और उस दिन मैंने 2-3 बार वार्न किया था कि उस दिन आप कैपिटल में लोन के अमाउंट को इंक्लूड मत करना, क्योंकि दोनों अलग होते हैं। और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइबिलिटी? लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, ये लाइबिलिटी है आपकी, ये कैपिटल का पार्ट नहीं है। और ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपने जो लोन लिया इन फ्यूचर यू हैव टू रीपे इट, पहला। दूसरा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, अब ये क्रेडिटर्स क्या बना है समझना। आपने गुड्स खरीद लिया, परचेज कर लिया, बट जिनसे आपने गुड्स खरीदा उनको तुरंत कैश पे नहीं की, तो वो बन गए आपके क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, राम नाम के पर्सन की एक शॉप है, बिजनेस का नाम है राम, उसने श्याम नाम की शॉप से सामान खरीदा, तो राम के लिए श्याम बन गया क्रेडिटर, क्योंकि राम ने श्याम से गुड्स तो परचेज कर लिया बट उसने कैश तुरंत पे नहीं की, और ही विल पे इट इन फ्यूचर। तो क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी। और एक्सपेंसेस भी हुए, जैसे ही मंथ पूरा हुआ आपको रेंट पे कर देना था कैश में, बट आपने तुरंत कैश में पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, वो भी आपकी हो गई लाइबिलिटी। बट डोंट बॉदर राइट नाउ अबाउट दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये और डिटेल में अगली स्लाइड्स में, अगले नोट्स में अपन पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में। अभी आप 2 वर्ड भी समझ लो तो इट्स इनफ फॉर यू राइट नाउ कि बैंक लोन, लोन फ्रॉम बैंक इज लाइबिलिटी, एंड क्रेडिटर, यस, फ्रॉम whom we have purchased the goods on credit. Creditor from whom we have purchased the goods on credit is our liability, creditor. ठीक है, तो कुछ चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मेरे लेक्चर सुनते समय कीप अ कॉपी एंड पेन विथ यू, और उसको शॉर्ट में नोट करते जाओ, और कुछ नहीं समझ में आया तो लेक्चर्स को रिपीट करके देखो, और कुछ स्लाइड्स भी देखो, और कुछ बुक्स भी अपनी अरेंज करो और उससे पढ़ो। तो अभी इन 3 लेक्चर्स में हमने बिजनेस, कैपिटल, गुड्स, बिजनेस, कैपिटल, गुड्स, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस एंड राइट नाउ लायबिलिटी। बट ये एक भी टर्म कंप्लीट पूरी नहीं हुई है, अभी कम से कम 5-6 वीडियो लेक्चर्स और लगेंगे, तब इन टर्म्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में इलोबरेट करके एक एक टर्म पे कम से कम 1-2 वीडियो लेक्चर्स और आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 9 टर्म्स की आपने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी है, इनके टाइप्स, इनके अकाउंटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। बाय।